नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारे द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा और जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा को दे करके छात्रवृत्ति हासिल करना चाहते हैं वह इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल शाम के 6 बजे तक है। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं वे इस छात्रवृत्ति परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं। जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भारत की जो सौर नीति है उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। नेपाल की इकोनॉमी को लेकर के जो न्यूज़ आया है वहाँ पर जिस तरीके से उनका विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है उसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। गर्भ व्यवस्था के दौरान मधुमेह की जो शिकायतें मिल रही हैं उसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और भाषा को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है हमारे देश में उसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है हिट एंड मिसेस इंडियाज सोलर पावर एनर्जी टारगेट्स। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियां और समान अध्ययन 3 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज़ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2022 के लिए सौर ऊर्जा के उत्पादन का जो कि 100 गीगावाट का है उसे भारत पूरा नहीं कर पाएगा। और ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है जिसे जेएम के रिसर्च एंड एनालिटिक्स और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा तैयार किया गया है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का जो उसका लक्ष्य है 2022 का उस लक्ष्य से चूक जाएगा। इसके कारणों की भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर भारत की जो सौर नीति है वो क्या है। आपको ध्यान में रखना है कि जनवरी 2010 में भारत सरकार के द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, जिसे हम राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम से भी जानते हैं, उसकी शुरुआत की गई थी। और इसके बाद भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2011 के बाद से सौर ऊर्जा के मामले में भारत के द्वारा लगातार प्रगति किया गया है। आप देख सकते हैं कि 2011 में हमारे देश में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन था वो मात्र 0.5 गीगावाट था जो कि 2021 में बढ़ करके 55 गीगावाट का हो गया। और अगर हम इसमें ग्रोथ रेट को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि इस क्षेत्र में जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वह 59% का है। तो यहाँ पर यह साफ साफ दिखता है कि 2010 के बाद से भारत के द्वारा लगातार सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रगति किया गया है। और इसी योजना के तहत 2011 में 2022 तक हमारे देश में सौर ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य था वह 20 गीगावाट रखा गया था। लेकिन 2022 में इस लक्ष्य को संशोधित किया गया और यहाँ पर 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। इसी के साथ साथ सरकार ने अगस्त 2021 में 2030 तक 300 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब तक हम 2022 के लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक 2030 के लक्ष्य को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लक्ष्य से पीछे चलेंगे तो 2030 तक 300 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में सरकार को बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान में भारत की जो रैंकिंग है सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में वह चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। और जैसा कि मैंने कहा कि दिसंबर 2021 तक भारत में 55 गीगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था। और इस 55 गीगावाट में ग्रिड कनेक्टेड यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट का जो योगदान है वह 77% है। बाकी जो परसेंट है वह ग्रिड कनेक्टेड
रूफटॉप और ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट से आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत के द्वारा 2022 में अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक भारत के पास 100 गीगावाट का क्षमता होना चाहिए। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसमें सारे के सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप जरूर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर यह बताया गया है कि 2022 के लिए अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर सरकार का लक्ष्य 60 गीगावाट का है। अगर हम बायोमास की बात करें तो यहाँ पर 2022 के लिए जो सरकार का टारगेट है वह 10 गीगावाट का है। और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सरकार का टारगेट 5 गीगावाट का है। लेकिन चूंकि यहाँ पर चर्चा सोलर एनर्जी की हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि 2022 के लिए यहाँ पर जो टारगेट रखा गया है वह 100 गीगावाट का है। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत सरकार इस टारगेट से पीछे चल रही है, वह इसको पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये टारगेट रखा गया है 100 गीगावाट का, उसमें यह कहा गया था कि 40 गीगावाट अल्ट्रा मेगा पार्क सोलर प्रोजेक्ट से आएंगे, 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से आएंगे और 20 गीगावाट यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट से आएंगे। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 40 गीगावाट का जो लक्ष्य है वह रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट का है और यहीं पर भारत पिछड़ रहा है, जिसके कारण भारत अपने टारगेट से पीछे चल रहा है। और इसी बात की चर्चा इस रिपोर्ट में भी किया गया है। यहां पर कहा गया है कि रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वे अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं, जिसके कारण भारत अपने सौर ऊर्जा के टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम जेएम के रिसर्च के रिपोर्ट को देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं 2021 में भारत के पास लगभग 55 गीगावाट का क्षमता था। इसमें यह कहा गया इस रिपोर्ट में कि भारत सिर्फ इसमें 19 गीगावाट और ऐड कर सकता है, यानी कि 2022 में सोलर एनर्जी की जो क्षमता है वह 73 गीगावाट तक पहुंच सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो टारगेट है वह 100 गीगावाट का है। और यहां पर यह कहा गया है कि भारत अपने टारगेट से लगभग 27% पीछे चल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर 73 गीगावाट है, जबकि हमारा जो टारगेट है वह 100 गीगावाट का है। और यहां पर यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से हमारे देश में प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया जा रहा है, अगर उसके रेट को देखें तो यहां पर यह बताया गया है कि 2022 से 2030 के बीच में जो यहां पर CAGR है, यानी कि ग्रोथ का जो परसेंटेज है सोलर एनर्जी में, वह 14% रहने का अनुमान है। यानी कि अगर हम इस रेट से देखें तो 2030 तक भारत सिर्फ 214 गीगावाट सोलर एनर्जी का ही उत्पादन कर पाएगा, जबकि 2030 का जो लक्ष्य है वह 300 गीगावाट का है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2011 से 2021 के बीच में जो हमारा CAGR है, यानी कि ग्रोथ का जो परसेंटेज है वह 59% है, जबकि अभी के हालात को देखा जाए तो 2022 से 2030 के बीच में जो CAGR है, यानी कि ग्रोथ का जो परसेंटेज है सोलर एनर्जी में, वह मात्र 14% रहने के आसार हैं। और इसी कारण से भारत अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है, जिसकी चर्चा GM के रिसर्च के रिपोर्ट में किया गया है। तो इन सभी डेटा को आपको समझने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा की गई है कि आखिर वे क्या कारण है जिसके कारण सरकार अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है, उसे बढ़ावा नहीं दे पा रही है, जिसके कारण उसके द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि दिसंबर 2015 में सरकार ने आवासीय, संस्थागत और सामाजिक क्षेत्रों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम का पहला चरण का शुरुआत किया और फरवरी 2019 में इसके दूसरे चरण में सरकार ने यह लक्ष्य रखा कि 2022 तक रूफटॉप सौर क्षमता में 40 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि घरों के ऊपर जो सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है
उसे यहाँ पर सरकार को बढ़ावा देना था, लोगों को प्रोत्साहन देना था कि वे अपने छतों पर जो सार्वजनिक बिल्डिंग हैं उनके ऊपर सोलर मॉड्यूल को स्थापित करें, जिससे कि सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। लेकिन यहाँ पर सरकार ऐसा करने से चूक गई है और इसी कारण से यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि आखिर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वे सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि सबसे बड़ी बाधा जो है वह कोविड-19 की महामारी है, जिसके कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है और इस कारण से बहुत सारे लोग जो अपने घरों के ऊपर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के ऊपर सोलर मॉड्यूल को स्थापित करना चाह रहे थे, वे ऐसा नहीं कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल आयात किए जाते हैं, जिन पर सरकार के द्वारा भारी मात्रा में टैक्स लगाया जा रहा है और इस कारण से भी बहुत सारे लोग अपने घरों के ऊपर सोलर मॉड्यूल नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि वो महंगे पड़ते हैं। इसके अलावा बिजली कंपनियों के साथ जो बिजली आपूर्ति समझौते हैं वो भी टाइम पर पूरे नहीं हुए हैं और इसीलिए जो ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम हैं वे समय से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर वित्तीय मुद्दे भी हैं। बड़ी मात्रा में अगर आपको सोलर मॉड्यूल को स्थापित करना है तो यहाँ पर भारी खर्चा आता है और बैंकों के द्वारा उस तरीके से इसमें लोन नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण घरों के ऊपर, सार्वजनिक बिल्डिंग के ऊपर सोलर मॉड्यूल स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया था वह अपने लक्ष्य से पीछे चल रहा है और इस कारण से 2022 का जो लक्ष्य रखा गया था सोलर एनर्जी के उत्पादन का वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी न्यूज में इस बात की भी चर्चा की गई है कि क्यों जलवायु परिवर्तन को देखते हुए भारत के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा के उत्पादन का उसे पूरा करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कहा गया है लेखक के द्वारा कि सौर ऊर्जा पेरिस समझौते की शर्तों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के साथ साथ 2070 तक शुद्ध शून्य यानी कि जीरो कार्बन इमिशन करने का जो लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा उसको पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी ये कहा गया था कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुंच जाएगा और 2030 तक अक्षय ऊर्जा के माध्यम से अपनी आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और यहाँ पर जो बातें भारत सरकार के द्वारा कही गई हैं उनको पूरा करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उन तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो लक्ष्य रखा जा रहा है उसे पाना भी बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है अलार्म बेल ओवर नेपाल डिविलिंग फॉरेक्स रिजर्व और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। इस न्यूज में इस बात की चर्चा की गई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के द्वारा वहां के केंद्रीय बैंक के प्रमुख महाप्रसाद अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया पिछले शुक्रवार और यहां पर सरकार के द्वारा यह कहा गया कि वे संवेदनशील जानकारियों को लीक कर रहे थे और अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। आपको यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि नेपाल के राष्ट्र बैंक के द्वारा वर्तमान मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिचुएशन पर 12 अप्रैल को एक रिपोर्ट लाया गया था और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह जुलाई 2021 में 11.75 बिलियन डॉलर से घट करके मार्च 2022 में मात्र 9.58 बिलियन डॉलर का हो गया है, यानी कि उसमें 18.5% की गिरावट आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से श्रीलंका में देखा गया था। यानी कि श्रीलंका के तरह ही नेपाल में भी कोई बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है और इसी को लेकर के यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि भले ही नेपाल में श्रीलंका जैसे सिचुएशन ना हो, लेकिन वहाँ के जो आर्थिक हालात हैं
वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालांकि यहाँ पर यह कहा गया है कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार है अभी, वह अगले 7 महीनों के लिए सरकार के जो आयात बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ 7 महीने के लिए यहाँ पर नेपाल के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बचा हुआ है। और इसी न्यूज में ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर नेपाल में जो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है उसके क्या कारण हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वह आयात पर निर्भर करती है, क्योंकि नेपाल के द्वारा ईंधन के अलावा भी कई प्रकार के सामान आयात किए जाते हैं। और यहाँ पर कमजोर आर्थिक संकेतकों का मतलब ये है कि नेपाल के द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार का ज्यादा तेजी से खर्चा किया जा रहा है, यानी कि नेपाल ज्यादा मात्रा में आयात कर रहा है, लेकिन जिस मात्रा में वो खर्च कर रहा है उस मात्रा में विदेशी मुद्रा का वह कमाई नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका एक्सपोर्ट बहुत ही कम हो चुका है और इंपोर्ट यानी कि आयात जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण ये देखने को मिल रहा है कि नेपाल का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह धीरे धीरे छोटा यानी कि कम होता जा रहा है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि नेपाल भी विदेशी मुद्रा के लिए पर्यटकों पर निर्भर करता है। बहुत ही सुंदर देश है और भारी मात्रा में वहां पर पर्यटक आते हैं, जिससे कि नेपाल को विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। लेकिन कोविड-19 के कारण जो वैश्विक पर्यटकों का प्रवाह है उसमें गिरावट आया है। नेपाल भी इससे अछूता नहीं रहा है। वहां पर पर्यटक कम जा रहे हैं, जिसके कारण उनका जो एक बड़ा उद्योग है वह अभी घाटे में चल रहा है। वहां पर जो होटल उद्योग हैं वो घाटे में चल रहे हैं, यानी कि पर्यटन से जुड़े हुए सारे उद्योग अभी घाटे में चल रहे हैं। विदेशी मुद्रा की कमाई नहीं हो रही है, वहां पर बेरोजगारी बढ़ रहा है। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि नेपाल में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उसमें कमी आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि जो ईंधन है उनके रेट किस तरीके से बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और जैसा कि मैंने कहा कि नेपाल भारी मात्रा में ईंधन का आयात करता है और उसके कारण भी उसके विदेशी मुद्रा का भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर एक और कारण की चर्चा की गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह कहा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी विदेशी प्रेषण यानी कि रिमिटांस में जो कमी आया है उसके कारण भी है। यानी कि विदेशों में नेपाल के जो नागरिक वहां पर काम करने के लिए जाते हैं वे कोविड-19 महामारी के कारण वहां पर बेरोजगार हो गए हैं, उनकी नौकरी का नुकसान हुआ है, जिसके कारण विदेशों से जो प्रेषण यानी कि रेमिटेंस आता था उसमें भारी गिरावट आया है। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि एक नए संकट की ओर इशारा कर रहा है। इस न्यूज में इस बात को भी समझाने का प्रयास किया गया है कि क्या नेपाल में ऊर्जा परिदृश्य आर्थिक संकट को बढ़ा सकता है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि नेपाल भारी मात्रा में ईंधन का आयात करता है और नेपाल का जो ऊर्जा का प्राथमिक आपूर्ति करता है वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि भारत का जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो है। और यहाँ पर जो नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि एनओसी है वह हर महीने 8 और 23 तारीख को 2 किस्तों में आईओसी को भुगतान करता है। और जिस तरीके से ईंधन की जो वैश्विक कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, उस कारण से एनओसी जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि एनओसी ने नेपाल सरकार से मदद मांगी है और नेपाल सरकार ने उसको मदद भी किया है और इसीलिए फिलहाल एनओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो ड्यू है, जो पैसे हैं, वह उसको दे पा रहा है, जिसके कारण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नेपाल को ईंधन की आपूर्ति जारी रखे हुए है। लेकिन यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि अगर हम नेपाल के इतिहास को देखें तो इससे पता चलता है कि ईंधन के संबंध में कोई भी अनिश्चितता वहां पर गंभीर आंतरिक समस्या को जन्म दे सकती है। जैसा कि हमने देखा था 2015-16 में जब भारत के द्वारा ईंधन की आपूर्ति में कमी की गई थी तो यहां पर नेपाल में भारी आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। और इसी तरीके से अगर इस बार नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि एनओसी के द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बिल को नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि आईओसी
ईंधन की आपूर्ति को बंद कर दे और फिर से यहाँ नेपाल में आर्थिक और राजनीतिक समस्या पैदा हो सकता है, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पर इस बात पर भी चर्चा किया गया है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है नेपाल में, अगर वह और खराब होता है तो उसका असर वहां पर आने वाले चुनाव पर कैसे दिखेगा। आप सभी जानते होंगे कि नेपाल में जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पर उस खर्चे को पूरा करने के लिए नेपाल को सहायता की आवश्यकता पड़ती है और यहाँ पर इंटरनेशनल डोनर्स यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स हैं उनके द्वारा नेपाल को पैसे दिए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण ही नेपाल में सही तरीके से चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन अगर नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो नेपाल को ज्यादा निर्भर होना होगा अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर, जो कि उसके लिए सही नहीं है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल को नेपाल में चुनाव कराने के लिए लगभग 10 बिलियन नेपाली रुपीस की जरूरत है और अगर यहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होता है तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन सही समय पर चुनाव नहीं करा पाए, जो कि नेपाल के लिए सही नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जिसको कि आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। आइए एक और न्यूज़ पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द की फ्रेज इज फोकस ऑन द फीटस फॉर द फ्यूचर, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है कि अगर गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का शीघ्र पता लगाया जा सकता है तो हम इससे ट्रांस जनरेशनल ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं मधुमेह के, और इसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मधुमेह यानी कि डायबिटीज और उससे संबंधित जो स्थितियां हैं जैसे मोटापा है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, या फिर जो हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग हैं, वे दुनिया भर में व्यापक रूप से फैल रहे हैं। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड शुगर में निरंतर वृद्धि के कारण पैदा होता है, जो अंततः शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं उनको प्रभावित करता है, जिससे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है, जैसे हृदय, आंखें, गुर्दा, तंत्रिकाएं और मस्तिष्क। और यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि मधुमेह पूरी दुनिया में कितनी तेजी से फैल रहा है, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के एक डेटा का जानकारी दिया गया है, जिसके अनुसार 2021 में पूरी दुनिया में मधुमेह से लगभग 537 मिलियन लोग ग्रसित थे, और अगर इसी रेट से मधुमेह बढ़ता रहा तो 2045 तक पूरी दुनिया में लगभग 783 मिलियन लोग मधुमेह के साथ जी रहे होंगे। यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया कि आखिर इतनी भारी मात्रा में लोग डायबिटीज का शिकार क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि इसके बहुत सारे कारण हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि हमारी आबादी तेजी से बूढ़ी होती जा रही है, शहरीकरण हो रहा है जिसके कारण जीवन शैली बदल रही है, पोषण में परिवर्तन आया है, आनुवांशिक प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग बहुत ही कम उम्र में डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कारण का चर्चा किया गया है जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, अर्थात मधुमेह जो गर्भावस्था के दौरान होता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि गर्भावस्था के दौरान ही माता से उसके बच्चों में मधुमेह का प्रसार हो रहा है, जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिया इन प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट में HIV के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर यह कहा गया है कि HIV का वैश्विक प्रसार सभी जीवित जन्मों का 16.7% है, और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर यह डेटा और बड़ा हो जाता है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत में 4 जीवित जन्मों में से 1 HIV द्वारा जटिल है यानी कि ग्रसित पाए जाते हैं। और इसी बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर गर्भावस्था के दौरान ही गर्भवती महिलाओं का डायबिटीज का परीक्षण होता रहेगा तो इससे जो HIV है यानी कि जो बच्चा अभी जन्म लेने वाला है, हम उसे डायबिटीज से बचा सकते हैं। और यहाँ पर यह बात डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया के द्वारा भी कहा गया है। आप सभी को पता होगा कि गर्भावस्था की जो पहली तिमाही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसमें बच्चे का शरीर का अंग बनना शुरू होता है, और अगर इस स्तर पर कोई भी गड़बड़ी होती है
अगर माँ डायबिटीज का शिकार हो जाती है तो इससे बच्चों को काफी क्षति पहुंचता है और वो क्षति जीवन भर बने रहने की संभावना रहती है। यानी कि बच्चा कमजोर होगा, उसके शरीर के अंग कमजोर होंगे और आगे चल करके वो भी डायबिटीज का शिकार हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो माताएं डायबिटीज का शिकार हो जाती हैं या फिर जो प्री डायबिटीज रहती हैं, जिनको आगे चल करके डायबिटीज होने वाला होता है, उनको गर्भावस्था के दौरान लगातार जांच करवाते रहना चाहिए। और अगर यहाँ पर उनका डायबिटीज बढ़ता है तो डॉक्टरों के द्वारा इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है, जिससे कि उनके बच्चों पर इसका असर ना पड़े। यहाँ पर लेखक का ये साफ साफ कहना है कि जो आगे की पीढ़ियां हैं उनका स्वास्थ्य गर्भवती महिलाओं के मेटाबॉलिक हेल्थ पर निर्भर करता है। और अगर हमें गर्भावस्था से संबंधित मधुमेह को लक्षित करना है और ट्रांस जेनरेशनल ट्रांसमिशन के दुष्चक्र को तोड़ना है तो हमें मधुमेह और अन्य एनसीडी बीमारियों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए बहुत ही तेजी से कार्रवाई करना पड़ेगा। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द रियल स्क्रिप्ट बिहाइंड द कॉल फॉर हिंदी इंडिया, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही पॉलिटिकल बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन हमें इसके 2 कॉलम को ध्यान से पढ़ना है और वो ये है डेटा ऑन लैंग्वेज डिक्लाइन और हिंदी ग्रोथ इज मोर फिक्शन। बाकी सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट बातों को ही ध्यान से देख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यहां पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें यह पता चला था कि लगभग 43.63% लोग पूरे देश में हिंदी बोलते हैं। और अगर हम 1971 में इसका डेटा देखें तो वह 36.99% है। यानी कि हिंदी बोलने वालों में यहाँ पर प्रगति आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हिंदी के बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल और गुजराती ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से हिंदी में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बोलने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, वही स्थिति दूसरी भाषाओं में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बांग्ला भाषा की बात करें, जो कि हमारे देश में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उसमें यह कहा गया है कि 1991 में 8.30% लोगों के द्वारा बांग्ला बोला जाता था। 2001 में आप देखेंगे कि यह प्रतिशत घट करके 8.11% हो गया है और 2011 में इसमें और गिरावट आई है और अभी यह 8.03% है। वही हाल तेलुगु का भी है। आप तेलुगु में देख सकते हैं कि 1991 में 7.87% लोग तेलुगु बोलते थे, 2001 में 7.19% लोग तेलुगु बोलते थे, जबकि 2011 में आपको देखने को मिलेगा कि यह जो प्रतिशत है वो घट करके 6.70% हो गया। अगर हम मराठी की बात करें तो मराठी में यहाँ पर यह बताया गया है कि 1991 में 7.45% लोग मराठी बोलते थे और अगर हम 2011 की बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रतिशत है वो घट करके 6.86% हो गया है। यही हाल तमिल का भी है। तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या 1991 में 6.32% थी, जबकि 2011 की जनगणना में यह प्रतिशत घट करके 5.7% दर्ज किया गया। यानी कि हिंदी के अलावा आपको देखने को मिलेगा कि बाकी सारी जो भाषाएं हैं उनके बोलने वालों की संख्या में कमी आई है। यहाँ पर यह भी डेटा दिया गया है कि 10 साल में सिर्फ गुजराती ही ऐसी भाषा है जिसमें वृद्धि देखने को मिला है। तो ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि यदि अन्य सभी भाषाओं में गिरावट देखी जा रही है तो हिंदी में लगातार वृद्धि क्यों दर्ज की जा रही है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार पूरे देश में 52.83 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेंसस हुआ था उसमें हिंदी के साथ साथ
50 से अधिक भाषाओं को भी शामिल किया गया था, यानी कि जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं उन्हें भी हिंदी का ही वक्ता समझा गया था। और आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है, लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड की अधिकांश भाषाओं को हिंदी भाषा के अंतर्गत रखा गया था। और यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि इसीलिए हिंदी बोलने वालों की संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर यदि इन भाषाओं को हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाए तो यहाँ पर हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है वह घट करके 39 करोड़ हो जाती है, जो कि कुल जनसंख्या का 32% है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि आखिर जब सभी भाषाओं में गिरावट देखने को मिला है तो आखिर हिंदी में बोलने वालों की संख्या में वृद्धि कैसे हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। आइए अब इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के मामले में भारत कितना आगे आ गया है। भारत को अपने 2022 सौर लक्ष्य को पूरा करने में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चर्चा करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने डिटेल पर चर्चा किया है और जो भी बातें मैंने आपको वहां पर बताई हैं आप उसको यहां पर मेंशन करके आसानी से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेपाल की आर्थिक स्थिति कैसी है और नेपाल को 2 अंकों की मुद्रास्फीति की ओर धकेलने वाले बाहरी कारक क्या हैं, विश्लेषण करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आपको यह बताना है कि नेपाल की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वहां के विदेशी मुद्रा भंडार का आप उसका यहां पर उपयोग करें और उन कारणों का यहां पर उल्लेख करें जिनके कारण नेपाल में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी आया है। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।